पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भीतर की बात में आज फिर से हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर के आए हैं जो दिल्ली से होती हुई सीधे फ्लाइट से पटना पहुंची है। लेकिन पटना ही नहीं रुकी है, ये उत्तर प्रदेश से होते हुए आई थी तो पटना से बंगाल की तरफ भी मुड़ गई है। पूरी खबर हम आपको बताते हैं। आपने तो हेडलाइन देख ही लिया होगा कि किस तरह से मोदी, राजनाथ और शाह का दांव, ये जो नया दांव है वो खलबली मचा दिया है। अब ये खलबली क्यों मची है ये भी आपको हम बताएंगे। इसके साथ साथ नीतीश, नायडू और राहुल सबका गेम कैसे पैक हो गया है ये भी हम आपको बताएंगे। तो साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जिस बात का मैंने उल्लेख किया था जिस दिन परिणाम आया था और ये पता चल गया था कि किस दल को कितनी सीटें मिली हैं। 1 नंबर पे भाजपा रही थी, 2 नंबर पे कांग्रेस रही थी, 3 नंबर पे कौन रहा था आपको पता है ना, समाजवादी पार्टी, और चौथे नंबर पर अगर कोई पार्टी रही थी तो वो थी टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। 240 प्लस 29 कितने होते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं, और बाकी का जोड़ घटा हम आपको अब बताने जा रहे हैं। हमने आपको शुरू में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद और मैत्री, जिसको कि आपने सुना भी होगा, पंचनामा में संपादक नवनीत शाह जी ने कहा था कि साम दाम दंड भेद तो था ही, लेकिन मैत्री सबसे बढ़िया और कारगर उपाय है जिसमें किसी का नुकसान भी नहीं होता है, सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती है। भारतीय जनता पार्टी ये रणनीति अच्छी तरह से जानती है। और ख़ास करके अगर बात की जाए तो 2014 से आप अगर शुरू करते हैं या थोड़ा उससे पहले चले जाइए 2013 में, जब ये तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी अब एक नए टीम के साथ आगे बढ़ेगी जिसमें लीड करेंगे राजनाथ सिंह, तब वो अध्यक्ष हुआ करते थे पार्टी के। उनके बाद नंबर आएगा नरेंद्र मोदी का और उनके साथ साथ नंबर रहेगा अमित शाह का। ये 3 लोगों की 3 तिकड़ी जो बनी थी ये काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी असरदार और अब तक 3 बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में इस टीम की बड़ी भूमिका, अहम भूमिका रही है। बीच बीच में कुछ लोग आते रहे हैं, जैसे आपने देखा कि जेपी नड्डा बीच में आ गए, लेकिन उनकी भूमिका को आप बहुत ज़्यादा नहीं देखे होंगे। मेन फ्रेम में यही रहे। जब वर्तमान परिस्थिति बनी और नीतीश कुमार से लेकर के बाकी के लोगों को समझाने की जब जब नौबत आई है तब तब आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह को भेजा गया है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने से हैंडल किया है। और जब दबाव बनाने की रणनीति का ज़रूरत पड़ा है तो अमित शाह को सामने रखा गया है। हमने आपको बताया था कि जो वर्तमान एनडीए सरकार है उस एनडीए सरकार में कई घटक दल रहे हैं जो अब महागठबंधन के साथ हैं। इसका मतलब ये होता है कि कभी भी जिस तरह से नीतीश कुमार की वापसी हो जाती है, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू की वापसी हो जाती है, वैसे पुराने साथियों का वापसी हो सकता है। आपको याद होगा कि जब चुनाव के परिणाम आए थे तभी कहा जा रहा था कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट जो है वो संपर्क में है। इसके अलावे और कौन कौन संपर्क में है हमने आपको, खास करके भारत लाइव ने आपको बताया था, मैंने एक खबर के दौरान आपको बताया था कि एक झटके में भारतीय जनता पार्टी पूरा का गेम ही पलट देगी। अब लालू प्रसाद का जो पैतरा था वो भी समाप्त नजर आ रहा है और एक ही झटके में ममता की एंट्री हो गई है और इस एंट्री ने चारों खाने चित कर दिया है सारी रणनीतियों और सारी बातों का। क्या है पूरा मामला हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्लान बनाया था और जिस तरह की रणनीति बनी थी उसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका थी। इन दोनों के समर्थन से सरकार बनी थी और इन दोनों ने बिना शर्त समर्थन देने की बात भी कही थी। लेकिन जैसे जैसे सरकार आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आप देखे होंगे कि दबाव बन रहा है और ये दोनों अपने अपने डिमांड रख रहे हैं। हालांकि उन डिमांड को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रिएक्ट करना होगा, क्योंकि जहां के लिए डिमांड किया जाता है, जिस राज्य के लिए डिमांड किया जा रहा है उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी भी पार्टनर है सरकार की। तो ऐसी स्थिति में फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी पर दबाव ये बढ़ जाएगा कि बाकी के जो राज्य हैं वो भी, यानी 11 राज्यों के बाद अन्य राज्य जो हैं
अगर 2 राज्यों को मिलता है तो, और कई राज्य हैं जो सामने आकर कहें कि हमें भी विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। तो खैर यहाँ तो ये मामला है और इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फंसी हुई है। गैर कांग्रेसी डिप्टी सीएम वाला जो बात सामने आया था, डिप्टी सीएम वाले बात पर आपने देखा होगा कि बहुत सारा जिक्र हुआ था, खूब हंगामा हुआ था। कहा गया था कि बात नहीं कर रहे हैं, हमसे आप मदद तो मांग रहे थे कि स्पीकर का चुनाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारी शर्तें भी नहीं मान रहे हैं। ये सारी बातें राहुल गांधी ने फ्रेम में आकर के कही, लेकिन इसके पीछे पीछे एक और जो एंगल था वो चल रहा था। वो एंगल था कि आखिर जो नहीं हुआ कई वर्षों में वो अब क्यों होगा। आपको याद होगा कि 1990 से लेकर के 2014 तक जिसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दल के नेताओं ने किया था, चिराग पासवान ने इस पर जम करके कहा था कि आखिर वो डिप्टी सीएम, माफ कीजिएगा, डिप्टी स्पीकर का पद क्यों मांग रहे हैं, जबकि अपने शासनकाल में उन्होंने किसी को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया। 1990 से लेकर के 2014 तक सत्ता पक्ष के पास ही डिप्टी सीएम का पद रहा है, यानी सीएम, माफ कीजिएगा, डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का दोनों ही पद सत्ता पक्ष के पास रहा था। अब 2014 से लेकर के 2024 तक इन 10 सालों में भी एक नई परंपरा आई। इस परंपरा के तहत कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था। तो 2024 में ये मांग और डिमांड क्यों उठ रही है, तो इसके पीछे का कारण था कि कांग्रेस और विपक्ष तब इतना मजबूत नहीं था जितना आज है, और उसकी क्षमता उस आंकड़े को, उस अंक गणित को पूरा करती है जिससे वो अब डिमांड कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष ऑलरेडी राहुल गांधी बन गए हैं, इसमें भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी। लेकिन आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। याद कीजिए ना, जब ये इंडिया गठबंधन बना था और इसकी शुरुआत चल रही थी, तो सबसे पहले नीतीश कुमार जाकर के ममता बनर्जी से मिले थे। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी ये दोनों अपना प्रयास करके थक चुके थे। हालांकि सोनिया गांधी ने G23 को लेकर के एक बड़ा अभियान चलाया था जिसमें कई दल उनके साथ शामिल हो गए थे। तब नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हुआ करते थे। कई सीट उसमें 23 में खाली थे। उसके बाद ये प्रयास अब ममता बनर्जी की तरफ से शुरू हुआ। इस बीच में आपने शरद पवार को भी देखा होगा, और इतना ही नहीं, केसीआर को भी आपने देखा होगा कि वो भी एक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध बनाना चाहते थे, लेकिन किसी की सफलता नहीं हुई। लास्ट में सफल अगर कोई हुआ तो वो नीतीश कुमार थे। ममता बनर्जी के साथ मुलाकात के बाद उनको बल मिला और उन्होंने ये शुरुआत की जो सफल रहा। 2024 में इसकी धमक नजर आई, लेकिन ये दोनों घटक दल, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, दोनों ही इस गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। ममता बनर्जी ने अकेले दम पे चुनाव लड़ने का फैसला किया जिसमें वो सफल रहीं, तो नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से एनडीए गठबंधन में जाकर के चुनाव लड़ने का फैसला लिया, वहां वो भी सफल रहे। अब दोनों की क्षमता है कि वो केंद्र में सरकार जो बनी है उस सरकार को समर्थन दें या उसका विरोध करें। ममता बनर्जी को लेकर के हमने तब भी आपको कहा था कि उनकी ये 29 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा ही आकृष्ट कर रही हैं, और ममता बनर्जी के पास भी एक मौका मिला है अपने आप को प्रूफ करने का, एक बार फिर से उस एनडीए घटक दल के हिस्सा बनने का। तो क्या ममता बनर्जी एनडीए घटक दल का हिस्सा बनेंगी? हम ये बात इसलिए आपको कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह ने जब कांग्रेस से बात किया तो बात नहीं बनी, जब ममता बनर्जी से उनकी बात हुई तो बात पटरी पर आ गई है। अब केंद्र की सरकार, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, इस मुद्दे पर ममता बनर्जी की एंट्री होने से एक नए धारा की उत्पत्ति हो गई है, और ये नई धारा कांग्रेस को और कमजोर करने की एक बड़ी साजिश है, बड़ा गेम प्लान है, एक नया दांव है भारतीय जनता पार्टी का जो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष की दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी, इस समाजवादी पार्टी से अब डिप्टी स्पीकर बनाने का मांग खुद ममता बनर्जी ने कर दिया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब सीधा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस चारों खाने चित, लालू प्रसाद का वो सारा प्लान जो कांग्रेस के साथ मिलकर के चल रहा था वो चारों खाने चित, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू
जो दोनों दबाव बना रहे थे, चारों खाने चित। यानी कि जैसे ही राजनाथ ने प्रयास शुरू किया, ममता बनर्जी से उनकी बातचीत हुई और पुराने दोस्ती का जब उन्होंने वास्ता दिया, तो ममता बनर्जी भी नहीं रुक पाई और उन्होंने एक ऐसा रास्ता सुझाया जो सभी को चित करती है। और फिर से एक बार ममता बनर्जी विपक्ष में रहते हुए भी किंग मेकर बनने की कोशिश में या उसमें सफल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब घी का लड्डू किसको अच्छा नहीं लगता है? समाजवादी पार्टी जो 37 सीट जीत करके उत्तर प्रदेश में आई है, भले ही सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की विरोधी है, विरोधी तो ममता बनर्जी भी हैं। तो ममता बनर्जी ने जब ये प्रस्ताव रखा कि समाजवादी पार्टी के उस जगह से नेता होंगे, और इसके पीछे का एक टेक्निकल पॉइंट भी है कि जिस अयोध्या को लेकर के, जिस राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपा रही थी और कहा जा रहा था कि इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा होगा, उस मुद्दे को ही अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया है ममता बनर्जी ने। और समाजवादी पार्टी के नेता जो अवधेश प्रसाद हैं, दलित समाज से आते हैं, ये 79 वर्ष के हैं और इनका सबके साथ रिश्ता बहुत अच्छा है, खास करके मुलायम सिंह के बहुत करीबियों में से गिने जाते हैं। और इनका नाम आगे करके कई बात साध लिया है ममता बनर्जी ने। एक तरफ जहां कांग्रेस को उन्होंने साइड कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ा ही मुफीद है, भले ही किसी अन्य क्षेत्र से हों, लेकिन उस अयोध्या से ये आते हैं जिस अयोध्या को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगे की रणनीति बनाई हुई थी। अब उसके लिए भी एक मौका होगा ये कहने का कि आप देखिए, हम हार गए तो क्या हुआ, हमने अयोध्या के ही सांसद को डिप्टी स्पीकर का पद दिया है। ये दांव इतना सटीक बैठ रहा है कि इसमें सभी कहीं ना कहीं पटकनी खा गए हैं और ममता बनर्जी, राजनाथ सिंह का एक बार फिर से जलवा देखने को मिल सकता है। भीतर की बात में हमने आपको कोशिश किया ये बताने का कि एक बार फिर से इस देश की राजनीति और राजनीति की धारा बदल रही है। 2024 में चुनाव जो हुआ, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अपने दम पर तीसरी बार बहुमत के करीब नहीं पहुंचना इस देश की राजनीति में एक बार फिर से बड़े ट्विस्ट की तरफ इशारा कर रही हैं। और ये ट्विस्ट ममता बनर्जी की एंट्री से शुरू होती है। अब यहाँ नीतीश कुमार का और चंद्रबाबू नायडू जो किंग मेकर थे, स्टीयरिंग उनके हाथ में थी, उनके लिए कौन सा रास्ता तैयार होगा? क्या उनकी ताकत ममता बनर्जी के इस प्रयास के बाद और राजनाथ के इस सेटिंग गेटिंग के बाद उतना ज़्यादा प्रभावी हो पाएगा? 2025 के चुनाव में क्या कुछ होगा? नीतीश कुमार की सारी रणनीतियां और चंद्रबाबू नायडू का डिमांड कितना मानती है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, ये देखना दिलचस्प होगा। भीतर ही भीतर भारतीय जनता पार्टी का ये सगुफा, ये प्लान और ये दांव कहीं ना कहीं फिट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में हमने शुरू में आपको बताया था कि ममता बनर्जी की अगर एंट्री हो जाती है तो इन दोनों की छुट्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार से ही 6 सीट है जो ममता बनर्जी के आने के बाद कई लोगों को साधने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये मिल करके पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे और वो मैजिक आंकड़ा भी पार कर जाएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप लगातार भारत लाइव देख रहे हैं। भारत लाइव बिहार झारखंड पे आप जा कर के ब्रेकिंग खबरें और ताज़ा खबरें देख सकते हैं। इसके अलावा पंचनामा के तो आप नियमित दर्शक हैं ही, भारत लाइव को भी देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।